दोस्तों नमस्कार। पहले चंद्रयान और फिर G20 की सफलता। इस समय मोदी साहब का ग्राफ पीक पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और इवन भारत में भी। इस समय जिस तरह से ये दोनों घटनाएं हुई हैं, इससे भारत का भी मान बढ़ा है। और जिस तरह से मोदी साहब और उनकी टीम ने इसका आयोजन किया, निश्चित रूप से हर इंसान इस समय बेहद खुश है। कुछ लोग ज़रूर नाराज़ हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे और भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिले। उन लोगों को अगर आप छोड़ दें तो ओवरऑल देश में इस समय बहुत पॉजिटिव माहौल है। आने वाले दिनों में और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण देश में कुछ और पॉजिटिव माहौल डेवलप होगा। लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि 2024 का चुनाव अगर हम प्लानिंग से देखें तो करीब 7-8 महीने ही दूर है। राजनीति में जिस देश के अंदर 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो, 30 से ज़्यादा राज्य हों, वहाँ पे 7-8 महीने का चुनावी जो दौर होता है वो बहुत लंबा दौर नहीं माना जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। मेरा यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं आप देखेंगे उनकी ब्रीफ चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। मैं इसलिए करने वाला हूं ताकि आने वाले दिनों में उन पे जब आप विस्तार से घटनाक्रम बदलते हुए देखेंगे तो आपको ये याद आएगा कि बहुत सारी चीज़ें चुनाव के लिए और अपने प्रतिपक्ष को डिफेंसिव रखने के लिए, अगर प्रतिपक्ष ऑफेंसिव होता है तो एक खतरा बन जाता है एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन इस समय इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब नहीं चाहेंगे कि विपक्ष संगठित हो, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ऐसी गलतियां कर रहा है जिसका लाभ पूरी तरह से मोदी साहब उठाएंगे। जैसा अक्सर हम कहते हैं कि अगर आप लूज बॉल फेंकेंगे तो उसका पूरा फायदा उठाने का जो अधिकार है वो मोदी साहब के पास है और उसका फायदा उठाना भी चाहिए। कुछ चीज़ें जिनको लेके आने वाले दिनों में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलेगा और बहुत हंगामा भी होगा, लेकिन उसका प्रभाव देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है आने वाले दिनों में, वो है नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत। 5 दिन का सत्र रखा गया है, अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उन 5 दिनों में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। सबसे पहले तो G20 की सफलता पे चर्चा होगी, चंद्रयान की जो सफलता है उस पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ मुझे लगता है प्रधानमंत्री और भारत सरकार G20 के सभी जितने भी मेंबर देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनके लिए शायद एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पास करें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नए संसद भवन में, वो है कुछ महत्वपूर्ण बिल। जैसे कि पिछले दिनों एक चर्चा हुई थी कि भारत में एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसके तहत ईडी और सीबीआई शायद दोनों काम करें, ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेके कुछ कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है कि यूसीसी का ड्राफ्ट बिल भी सरकार संसद में रख दे, ताकि ये सब घटनाएं आने वाले चुनाव के लिए एक भूमिका बना सके। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो महंगाई और बेरोजगारी से हट के पूरा फोकस आ जाएगा देश की राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से बदला जाए इस पे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा वो है राम मंदिर का उद्घाटन। और जिस तरह से आजकल सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है मोदी साहब राम मंदिर को, सनातन धर्म में जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसका जवाब एक भव्य और मुझे लगता है शायद महीने भर तक चलने वाला, देश के अलग अलग राज्यों से, जिलों से लोग निकलेंगे, राम मंदिर तक पहुंचेंगे और पूरे देश में एक राममय माहौल बनने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ज़रूरी भी है क्योंकि इतनी बड़ी घटना, और भारत में राम से बड़ा कोई आदर्श पुरुष नहीं माना जाता है, तो अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो निश्चित रूप से
अगर एक महीने तक, और खासकर दिवाली और दशहरा आने वाला है जो राम राज्य से संबंधित दोनों त्यौहार हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी जो घटनाक्रम है वो राम मंदिर और उसके आसपास होंगी। और जिस तरह से सनातन धर्म का क्रिटिसिज्म किया गया साउथ में, उसको इलेक्शन के रूप में लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म का, अगर मैं कहूँ, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब जनता से मांगने का पूरा प्रयास बीजेपी करेगी। और हो सकता है कि मोदी साहब उसके लिए भी एक नैरेटिव तय कर दें। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस आक्रामक रुख को, मोदी के आक्रामक रुख को कैसे झेल पाता है। ये हमारे सामने इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे सामने आएंगी वो है करप्शन केसेस। जब से ईडी सीबीआई की रेड्स हुई है, भारत में एक तरह का पॉजिटिव माहौल जनता के बीच में गया है कि करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म हो गई है, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर या मीडिया का उतना फोकस भारत पे नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव पे डोमेस्टिक मीडिया का फोकस रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस रहेगा। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसको जनता चाहती है कि इस समस्या को एड्रेस किया जाए। और मोदी साहब ने जो कहा था कि मैं करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी रखूंगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ बड़ी कार्रवाई करप्शन के खिलाफ, खासकर बड़े राजनेताओं के खिलाफ होती हुई देख सकते हैं। इससे एक और पॉजिटिव माहौल इलेक्शन के लिए बनेगा, जो निश्चित रूप से बीजेपी उसको भी एनकैश करना चाहेगी। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो होगा बहुत सारे महत्वपूर्ण बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन या फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी। डेवलपमेंट एजेंडा बहुत ज़रूरी है इलेक्शन के लिए, और मोदी साहब का जो बिजनेस प्लान है या एक्शन प्लान है, उसमें डेवलपमेंट, एक तरफ करप्शन और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो डेवलपमेंट हो रहा है देश में, इसको बताने के दो ही तरीके हैं। या तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन हो, या बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव डाली जाए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन दोनों पे काफ़ी गति से काम होगा, और जो हमें देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है वो होने वाली है कि मोदी साहब जो इंडी अलायंस है, जो डॉट डॉट ग्रुप बना है, उसको एकजुट नहीं होने देंगे। उदाहरण के लिए इस समय सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरह से डीएमके के नेताओं ने बयान दिए हैं, निश्चित रूप से जो इंडी अलायंस के सदस्य दल हैं उनसे बीजेपी सीधे रूप में सवाल करेगी कि क्या आप डीएमके की बात से सहमत हैं या नहीं है, और उस बात पे जोर दिया जाएगा। इसी इंडी अलायंस में बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ आपको करप्शन के केसेस दर्ज होते दिखेंगे, क्योंकि थोड़े समय पहले काफ़ी करप्शन के केसेस इनके नेताओं पे थे। पिछले कुछ महीनों से गो स्लो हो रहा है, हो सकता है उसमें भी रफ्तार बढ़े। तो आपस में कौन करप्ट नेता किसको सपोर्ट करेगा, इसको लेके भी जब जनता में छवि खराब होगी, तो मुझे लगता है जो इंडी अलायंस है इसमें सीट शेयरिंग को लेके काफ़ी विवाद उठेंगे, और जब सीट शेयरिंग नहीं होगा तो अलायंस का मतलब नहीं रह जाता। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो दो तीन और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आने वाले दिनों में जिस पे हमें नज़र रखनी होगी, वो है कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस। जैसे 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को रिजर्व रख दिया है। हो सकता है कि अगले एक महीने के अंदर इस पे कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए। मुझे नहीं लगता कि वो सरकार के निर्णय को पलटने का प्रयास होगा, लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कुछ स्ट्रिक्चर के साथ उस निर्णय को सही माना जाए, और भारत सरकार के लिए एक, जिसे कहते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दे दी है। तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है बाय ऑपोजिशन कि 370 क्यों हटाया गया, हालांकि उसका कोई औचित्य नहीं है,
लेकिन मोदी सरकार का एक और वादा कि हम 370 को हटाएंगे वो पूरा होगा, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो का जब एजेंडा पूरा होता है तो सरकारें या जो सत्ताधारी दल है वो पूरी ताकत से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। एक और महत्वपूर्ण जिस पे चर्चा अभी सुप्रीम कोर्ट में शुरू नहीं हुई है, आने वाले दिनों में वो होगी, दिल्ली सर्विस रूल्स को लेके जो सर्विस एक्ट है, अमेंडमेंट हुआ है कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार किसका होगा। इस पे दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, उसकी तरफ से पिटीशन डाली गई है और आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट का रुख उस मुद्दे पे क्या होता है, क्योंकि उससे डिपेंड करेगा कि केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं उनकी रफ्तार क्या होगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतज़ार करेगी और उसके बाद अगला कदम तय करेगी। इसके अलावा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट आने वाले दिनों में और मेन चुनाव से पहले होंगी। एक होगा रिपब्लिक डे परेड के समय क्वाड नेताओं का भारत में आना। ये एक और बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा मोदी सरकार के लिए और इसका निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभाव आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। तो दोस्तों, इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अगले 5 से 6 महीने बहुत हलचल वाले होंगे। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, भारत की डोमेस्टिक राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रोल। बहुत कुछ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिंदुस्तान में होगा कि क्या ये इंडी अलायंस एक रह पाएगा या नहीं। मोदी साहब और बीजेपी पूरा प्रयास करेंगी कि ये अलायंस बिखरा रहे, इनको इतना मौका ना मिले कि ये अपना कोई मिनिमम एजेंडा बना सकें या उनके पास कोई सीट शेयरिंग का कोई लॉजिकल फार्मूला डेवलप हो सके। आने वाले दिनों में जिस तरह से बयानबाजी होगी, मुद्दे बिखरेंगे, उससे इंडी अलायंस के भविष्य के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस समय इस अलायंस से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिले, और जब उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से अलायंस का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो दोस्तों, अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। G20 और चंद्रायन के बाद मोदी साहब बहुत हाई स्पिरिट में हैं और अब जो वो राजनीतिक पारी खेलेंगे डोमेस्टिक में, किस किस के विकेट उखड़ेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। आप और हम नज़र बनाए रखेंगे और हर बड़ी और छोटी महत्वपूर्ण घटना पर हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पे, और हो सकता है कि उसके लीगल पहलुओं पे भी हम आपके साथ चर्चा करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।